जम्मू कश्मीर के हालातों के ऊपर हम लगातार आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं और लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 370 ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। आज इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार सनम एजाज जी, जो कि हमेशा से कश्मीर के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं और कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आप कई बार उनको सुन भी चुके हैं। सनम जी से हम बात करेंगे कि आखिरकार कश्मीर के अंदर जो बुनियादी स्तर पर क्या हालात हैं और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ जहां पर आवाज़ें उठ रही हैं कि लीडर्स डिटेन हैं, क्या आम लोग चाहते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, क्या वो बाहर आने भी चाहिए या फिर उनकी पार्टियां ही चाहती हैं कि वो लीडर जो हैं बाहर आए। सनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनम जी, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की अगर बात करें, कश्मीर के क्या हालात हैं? 370 ख़त्म हो चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, यूथ कहीं ना कहीं सड़कों पर है कि वो जो 50,000 नौकरियों की बात की थी वो नहीं हुआ है, लीडर्स भी डिटेन हैं। किस तरह से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जब 370 की आ जाती है, 5 अगस्त को जो डिसीजन हुआ है, चाहे राजनीति में, सियासत में, किस तरह से लोग देखें, लेकिन पिछले 70 सालों के दौरान 370 को कश्मीरी के सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ा गया था। जहां एक तरफ से वहां पे अलगावाद के, आज़ादी के सेंटिमेंट्स हैं, वहीं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटीज़ थी, इन्होंने 370 को एक तरह से बड़ा मुद्दा बना रखा था और इस मुद्दे को यूँ कहा जाए तो एक तरह से आज़ादी सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ा भी गया था। और जब ये 370 का जब सारा फैसला लिया गया, अब तक कश्मीरी को, ख़ास तौर पे कश्मीरी की मैं जब बात करूँगा, चूँकि जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा दो तरह का है, कश्मीर से अलग मेंटालिटी है, जम्मू की अलग सी है। तो कश्मीर में जब ये 5 अगस्त का फ़ैसला हुआ तो आम कश्मीरियों को यूँ लगा कि शायद मेरे कपड़े निकाल दिए, नंगा कर दिया मुझे। अब वो उसका विरोध करता, जिस तरह देश में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन विरोध के लिए उसके पास स्पेस नहीं थी। करीबन 2 लाख से ज़्यादा एडिशनल ट्रूप्स मंगाए गए थे, एक कर्फ्यू था, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू था। और फिर सबसे बड़ा जो था कि जब कश्मीरी को उठा के जिसको भी गिरफ्तार किया गया, उसमें से अक्सर तादाद जो है, जब मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कश्मीर से बहुत दूर भेजा गया तो कश्मीरी बहुत ज़्यादा डर गया। तो उसमें विरोध उसने जो मैंने ऑब्जर्व किया, विरोध करना चाहता था लेकिन करने की ताकत नहीं विरोध थी। कौन विरोध करना चाहता है? आम कश्मीरी तो विरोध के लिए सड़कों पर नहीं आया। आप बात कर रहे हैं कि बाहर तो आम कश्मीरियों को नहीं भेजा गया, उन लीडर्स को भेजा गया जो हमेशा से किसी ना किसी तरीके से जो है तूल देते थे हालात खराब करने की। कश्मीर में जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी, जिनको 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार किया गया, उनकी बड़ी तादाद जो है, उनको सबको, लगभग सबको, बड़ी जो संख्या थी, उनको स्टेट से बाहर भेजा गया। चाहे वो पॉलिटिशियन था, बिजनेसमैन था, स्टूडेंट था, छात्र लीडर था, सबको बाहर भेजा गया। कश्मीर में बहुत कम लोगों को रखा गया और कश्मीर में जिनको भी रखा गया वो कुछ लीडर्स वगैरह थे, जिनमें हम कहें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, ये दूसरे लोग थे, इनको कश्मीर में रखा गया। लेकिन जो भी युवा पीढ़ी के लोग थे, जो जिनके बारे में इनपुट्स थे कि ये इस तरह का बवाल पैदा कर सकते हैं, उनको बाहर भेजा गया और अभी भी बड़ी तादाद है। अब देखिए, आप यहाँ जोधपुर जाइए, जोधपुर की जेल में कश्मीरी हैं, दिल्ली की जेल में कश्मीरी हैं, यूपी की जेल में कश्मीरी हैं, अभी भी है। परसों ही मेरी रिसेंटली एक स्टोरी आई थी, बीबीसी की स्टोरी थी, उसमें बीबीसी के उस रिपोर्टर ने पूरी तरह से आइसोलेट किया था कि कौन कौन कहाँ से उठाया गया। साउथ कश्मीर से सबसे बड़ी तादाद उनकी थी। तो ये जो बाहर ले जाने का, फिर लिया गया, कम को लिया गया या ज़्यादा लिया गया, वो अलग सी बात है, लेकिन इससे एक डर बैठ गया और कश्मीरी विरोध नहीं कर सका। कश्मीरी, ये हम कहें कि विरोध नहीं हुआ तो बिल्कुल सब शांत है, नहीं, कश्मीरी विरोध करना चाहता था इस सारे का, क्योंकि ये जो 370 था, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 50-60 सालों से, जब से ये बना है, कश्मीरी के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ था, सेंटिमेंट्स का, आई एम ए सुपरमैन, मेरे पास सुपीरियरिटी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कश्मीरी से ली गई तो कश्मीरी ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन हालात, जिन्होंने ये गारंटी दी थी वो तो कुछ दिन पहले एक थर्ड फ्रंट के तौर पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल के आते हैं और जब वो मिलते हैं तो उसके अंदर एक जिक्र भी नहीं होता है कि आपने 370 हमसे क्यों छीन लिया गया। वो जिक्र करते हैं कि हमें स्टेट वापस दे दी जाए, हम लोग जो हैं अब स्टेट में शांति से रहना चाहते हैं, इंटरनेट बहाल किया जाए। जो इस सुपीरियर
जो गारंटी एक लेते थे 370 की या फिर स्पेशल स्टेटस की बात करते, उन्होंने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई बात नहीं की। वो तो आज ये कह रहे हैं कि 370 एक डेड वुड था, खत्म हो चुका था। किसकी बात करते हैं? जो लीडर्स मिल के आए लेफ्टिनेंट गवर्नर को। नहीं, अब मैं जाऊंगा और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलूंगा और मैं क्लेम करूंगा कि आई एम द लीडर। मैं लीडर नहीं हूं। इसी तरह जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले या दूसरे लोगों से जाके मिले, वो लीडर्स नहीं है, मासेज उनके साथ नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए हमारे मोहल्ले का जो सरपंच है, क्या उन्होंने एनसी या पीडीपी छोड़ दी तो क्या वो लीडर नहीं? नहीं, मैं बताऊं, मैं रिसेंटली देख रहा था कि हमारे इलाके का एक सरपंच हिंदुस्तान के मुल्क के एक नेशनल टेलीविजन चैनल पे डिबेट कर रहा है 370 पे, और वो डिबेट में बड़े खुशी का इजहार कर रहा है कि भाई बहुत खुश हुआ जी, 370 हट गया जी। न्यूज़ पे वो नया कश्मीर करके एक डिबेट, वो एक प्राइवेट चैनल पे भी था, डीडी न्यूज़ पे भी था। मैं वो डीडी न्यूज़ के नहीं, मैंने प्राइवेट चैनल पे देखा, तो उस प्राइवेट चैनल में वो बड़ा कुछ बता रहा था। अब मैं उसकी अपना बेस आपको बताऊं, जब वो इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में उठा तो बड़ा डर था इलाके में, शायद मिलिटेंट मार देंगे। तो ये जो आदमी था, इसका कोई फंडर आगे पीछे था नहीं, तो मोहल्ले वालों ने ये कर दिया कि भाई कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, अगर मारेंगे तो किसको मारेंगे, इसको मारेंगे। उसके क्योंकि था कोई आगे पीछे नहीं, ये यार न इसका घर है न बाहर है। और जब चुनाव हुए, उसके सामने उसके विरोध, उसके मुकाबले कोई था ही खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो जीत गया अनकंडीशनल। लोगों ने सेटिस्फैक्शन, मतलब दिल से कि भाई साहब ठीक है, आप जाओ पंचायत का चुनाव लड़ो, और वो लीडर बन गया। अब वो लीडर जिसको अपने इलाके में कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो कि चल यार मारेंगे तो इसी को मारेंगे, वही आदमी नेशनल डिबेट पे कश्मीर के 370 की बात करता है और बता रहा है कि कश्मीरी ऐसा बोल रही, वो कश्मीरी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसे कुछ लीडर है। हाँ, अब देखिए पीडीपी की जिस आपने की बात की, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग जो हैं जो गए, अब उनका बैकग्राउंड देखिए आप, उनके साथ उनमें से किसने चुनाव जीता है। ठीक है, एक बार उन्होंने चुनाव जीता जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सेंटिमेंट्स थे कश्मीर में, तब एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट पड़ा उनको। उसके बाद हालात क्या थे, 2016 में उनकी क्या पोजीशन थी इलेक्शन में, जब इलेक्शन हुए उस वक्त क्या पोजीशन थी, 2014 जो 14-15 में चुनाव हुए उनकी क्या सिचुएशन थी, और किस लेवल के वो लीडर हैं। हमें पहले ये देखना है वो किस लेवल के लीडर हैं। धारा 370 की एडवोकेसी कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती करती है। अब मैं बताऊं, मैं पीडीपी के साथ जुड़ा हूं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हूं, उसका मतलब थोड़ी ही है कि मैं पीडीपी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं सपोज, तो फिर मैं कहूँगा कि कोई बड़ा फैसला जी कश्मीरी ऐसा कहते हैं, या मैं कहूँ कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और हिंदुस्तानी ऐसा कहते हैं किसी इंटरनेशनल मुद्दे पे, दैट वो मतलब ही नहीं है। ये कुछ लोग जो हैं जो इस वक्त कहते हैं 370 371, शायद उनकी इस वक्त अपनी जो पॉलिटिक्स, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स कश्मीर की पनपने वाली नहीं है। हाँ, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है, कुछ लोगों का रोज़ी रोटी भी इस पर चलती है, तो वो इस तरह के बयान देते होंगे। 370 खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, लीडर्स अभी डिटेन है। क्या लगता है आपको, लीडर्स को कब तक डिटेन रखा जाएगा और लीडरलेस एक कश्मीर को बनाया जा रहा है? पंचायत इलेक्शन अनाउंस करते हैं, फिर अब डेफर कर दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। वो कश्मीरी की अगर बात करें, आम कश्मीरी की इस पे अगर राय ली जाए, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं जब कश्मीरी से बात करता हूँ इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह आप मुझसे बात करते हैं, फिर आप इस चीज़ पे अपना कंक्लूजन निकालते हैं, इस तरह मैं भी कश्मीर में लोगों से बात करता हूँ। तो लीडर्स की गिरफ्तारी की जब बात की जाती है, एक तबका जो है वो बहुत खुश है गिरफ्तारी पे। सपोज उमर अब्दुल्ला गिरफ्तार होता है, महबूबा मुफ्ती गिरफ्तार हुई है, सजाद लोन गिरफ्तार हुआ है, कोई भी लीडर गिरफ्तार हुआ है, बड़ा खुश हुआ है, पीएसए लगने पे बड़ा खुश हुआ है। वो इसलिए खुश नहीं है कि इसको पीएसए लग गया, वो इसलिए खुश है कि भाई मैं बेरोजगार था, मैं उसके पास गया था काम के लिए, रोजगार के लिए, मुझे नहीं मिला, आज इसको करे, अच्छा किया। वो उस चीज़ को, वो खुश नहीं है, वो जिद में है। वो उसकी गिरफ्तारी से यूजुअली कश्मीर में कहा होता है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करियो, सजना को भी मरना। ये आमतौर पे कहा जाता है कि यार आपका दुश्मन जब मर जाए तो खुशी मत करिएगा, क्योंकि आपने भी मरना है, दोस्तों ने भी मरना है। वो खुशी नहीं है, लेकिन वो जिद है। जो लोग बड़ी खुशी करता है, सोशल मीडिया पे कुछ नौजवान होते हैं, या मैं जाके पूछता हूँ भाई साहब फारूक अब्दुल्ला बंद है, माइक लेके जाता हूँ तो आपको कैसा लगा, कहता है अच्छा किया। वो उसकी यूँ कहें गाली गलौज तक दे देता है, लेकिन अंदर से उसको कहीं न कहीं एक पेन भी है, दर्द भी है। आपकी इसी बात से मेरा सवाल खड़ा होता है कि लोगों के काम नहीं हुए, तो लोग आज इस चीज़ में खुश हैं कि अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया, ठीक है अंदर आइए, अच्छा। तो क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप जिस हिसाब से पीडीपी या एनसी द्वारा की गई,
अगर वो डेवलपमेंट के नाम पे की जाती तो आज मासिस सड़कों पर होता उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के लिए। नहीं, डेवलपमेंट में आप ये कहिएगा कि न जम्मू में हुई है न कश्मीर में हुई है। डेवलपमेंट न जम्मू के लीडरों ने की है न कश्मीर। हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम रही है डेवलपमेंट में कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में सिचुएशन एक बड़ा कारण है डेवलपमेंट ना होने का। सिचुएशन के साथ साथ वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मजबूरियाँ भी हैं। जिस तरह आज ये जो लोग कहते हैं कि 370 हटाया तो अच्छा हो गया, वो दिल से, मैं बीजेपी एक बड़े नेता से रिसेंटली बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा यार आप कश्मीरी हो, आप इस तरह से बात करते हो। कहा यार मास्टर्स वॉइस, बॉस ने बोला तो मुझे बोला ही बोला है, क्योंकि मेरा उसके तो वो चलता है। तो कश्मीरी जो है इस वक्त सिचुएशन जो है कश्मीर की, डेवलपमेंट के नाम से कश्मीरी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हुई है। डेवलपमेंट हुई भी है जम्मू कश्मीर में, तभी तो इस वक्त सर्वाइव चल रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों का। 6 महीने कश्मीर वैली में बंद रहा, कंप्लीट बंद रहा, ट्रैफिक बंद रहा, सब कुछ मैस रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में भूखा नहीं मरा। ये सब है जब बना हुआ था, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। लेकिन आम कश्मीरी बेरोज़गार, सबसे जॉबलेस जो है, उसकी वजह से जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो परेशान है, उसके लिए उस वजह से वो गुस्से में है। लेकिन जो सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, बड़े लोग जो हैं, वो 370 हो या कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी आजकल देखिए, जिस तरह आजकल बताया जा रहा है डिलिमिटेशन के मुद्दे पर भी कश्मीरी इस वक्त परेशान है। उसको बताया गया है या वो समझ रहा है, वो सोचता है कि ये डिलिमिटेशन, ये सब कुछ करने का मुद्दा और मकसद यही है कि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म की जा रही है, साजिश उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म की। जिस तरह की परसों यहाँ यूनियन टेरिटरी हुई और यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट का पहला डिसीजन आया कि जो शेख अब्दुल्ला है उसका जन्मदिन का है, उस छुट्टी कैंसिल। सिंपल सी बात है, उसका लॉजिक सिंपल सी बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जब पॉलिटिक्स डिस्कस की जाएगी तो पॉलिटिक्स में अगर शेख अब्दुल्ला का नाम नहीं आता है तो वो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की नहीं रहती है, चाहे वो विलन था या हीरो था। लेकिन जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में शेख अब्दुल्ला का नाम था, महाराज का नाम, महाराजा जो जम्मू कश्मीर का नाम था। अब कश्मीरियों के लिए शेख अब्दुल्ला हीरो है, जम्मू में कुछ लोगों के लिए शेख अब्दुल्ला विलन भी हो सकता है। महाराजा कश्मीरियों के लिए विलन हो सकता है, जम्मू में वो हीरो है। तो जब तक नहीं हीरो और विलन इसमें स्टोरी में हूँ तब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं है। लेकिन इसमें यही कहूँगा, लेकिन शेख अब्दुल्ला का छुट्टी से हटाए जाने की वजह से इस पूरे प्लॉट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हिस्ट्री जब कश्मीर की पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, शेख अब्दुल्ला का नाम आएगा ही आएगा, महाराजा का नाम आएगा ही आएगा। साहब, ये तो बड़े सियासी लोग जिनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती का नाम आता है। एक यंग नेता खड़े हुए थे शाह फैज़ल, उनके ऊपर भी PSA लग चुका है। जब शाह फैज़ल लोगों के पास पहुंचे, अपनी पार्टी उन्होंने इनकाद की, तो उस टाइम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे बीच में एक केजरीवाल जैसा नेता आ गया है जो शायद इस परिवारवाद की पॉलिटिक्स से हटके है और शायद हमारा काम करेगा, और यूथ खड़ा हुआ उनके साथ। आज शाह फैज़ल पे भी PSA लग चुका है। लीडरशिप की अगर बात की जाए, अगर यंग नेता इस तरह से कश्मीर में खड़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी या वो क्या बात करता था, 370 के बाद उनका क्या बयान आया, PSA लग जाना बिना किसी क्राइम के, आपको लगता है कि जो यंग लोग पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम ना वंशवाद और परिवारवाद के, उनकी कुछ थोड़ा सा मोरल डाउन होता है अगर शाह फैज़ल को वो देखें तो? देखिए, शाह फैसल को PSA किन मुद्दों पर लगाया गया ये समझ किसी को नहीं आ रहा। शाह फैसल आइकन था, यूथ आइकन था जम्मू कश्मीर का, नेशनल लेवल पे उसने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में जब वो IAS उसने टॉप किया तो बड़ा लोगों ने उसको किया। उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी में से निकल के वो पॉलिटिक्स में आना चाहा तो लोगों ने बड़ा स्वागत किया और लोगों ने उसकी पॉलिटिक्स पे यकीन भी रखा था। लेकिन इन हालात में उसको जो ये PSA वगैरह लगा, ये खुद शायद न शाह फैसल को पता होगा, न कश्मीरी को समझ आ रहा है कि उस पर PSA क्यों लगा, उसने क्या कुछ किया। ये कोई उसका, कुछ लोग कहते हैं कि उसने जो BBC को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू पे उसको PSA लगा। अब ये वो गवर्नमेंट जानती है कि किस बात को लेकर, लेकिन एक चीज़ है, हाँ, इससे जम्मू कश्मीर की जो सही पॉलिटिशियंस हैं, जो सही नेता, सही पॉलिटिक्स पे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे
भरोसा रखते थे, उनको थोड़ा सा सेटबैक लगा है। और सेटबैक इसलिए भी लगा है कि थोड़ा विश्वास जो पहले ही कम था, जो दूरियां थी विश्वास की दिल्ली और कश्मीरियों के बीच में, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी है। यूँ मैं कहूँ कि फारूक अब्दुल्ला पक्का हिंदुस्तानी अपने आप को कहता था। कश्मीर के हालात में फारूक अब्दुल्ला जितना हिंदुस्तानी शायद, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला को भी जेल आना पड़ा इन सारे के बीच में, तो फारूक अब्दुल्ला के साथ जो कुछ लोग थे कश्मीरी, जो कश्मीरी सोचते थे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे, उनको भी थोड़ा सा लगा कि यार जब फारूक अब्दुल्ला पे भरोसा नहीं तो हम कौन किस खेत की मूली हैं। ये थोड़ा सा इन सारे मुद्दों से कश्मीर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। पॉजिटिव से हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल है, आप 370 तो नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, और अब मेरा एक दोस्त अभी कुछ दिन पहले कश्मीर से वापस आया और उसने आम लोगों से बातचीत की, तो लोगों को 370 से वो कह रहे हैं कि हमें 370 से तो पहले भी नहीं पता था कि क्या इसके फ़ायदे थे और क्या अब नुकसान है। हमें अपना काम करना, रोज़ी रोटी कमानी है। बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि इन 6 महीनों के अंदर वो जो अलगाववादियों की एक कॉल होती थी, यहाँ चलो वहाँ चलो, बंद कर देंगे, तो उस चीज़ से अब उनको थोड़ा सा निजात मिली है कि हम अपने रोज़ी रोटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपना जो घर का खर्चा है वो बंद करने के बजाय हम लोग कौन से काम मिले हैं आपके उस दोस्ती में थोड़ा सा? क्योंकि उसने जो विज़िट किया वो लाल चौक था, डल लेक की तरफ हो गया, तो वहाँ पर ये आम लोगों का कहना था। और मैं शायद कश्मीर की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। कश्मीरी पिछले 25 सालों 30 सालों की जो कश्मीर की सिचुएशन है, इसमें बड़ा वो कह सकते हैं कि समझ गया, सीख गया है। और इसमें ये चीज़ें देखिए, अब मैं जब कश्मीर जाता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करने जाऊंगा जब ग्राउंड में, तो मैं जब बात करूंगा तो कश्मीरी पहले सोचता है कि ये बंदा जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस तरफ से आया है। वो मेरे साथ उसी तरह की बात करेगा। जो दूसरा है, सपोज आशीष कौली जाता है, श्रीनगर जाता है लाल चौक में, तो आशीष कौली को वो लोग नहीं जानते, कहते हैं लेकिन हाँ यार ये आशीष कौली को हमने टीवी पे देखा है। हाँ यार ये अपने स्टेटमेंट्स जो हैं, ये आज के पत्रकारिता जो है, जिस तरह की पत्रकारिता जर्नलिज्म बना हुआ है, वो पत्रकारिता कम, वो पत्रकारिता नहीं है, वो प्रोपगंडा जो है वो उस तरह की बनाएगी। तो सपोज मैं जाता हूँ, मुझे लाल चौक में देखा, हाँ यार ये सनम है, ये प्रोपगंडा फलाने का करता है, तो मुझे जब बात करेंगे तो मुझे उसी तरह का स्टेटमेंट देंगे। सपोज मैं ये जी सेपरेटिस्ट की आइडियोलॉजी का वाला बंदा है, तो मुझसे सेपरेटिस्ट वाली बात करेंगे। ये जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी वाला है, तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। तो ये जो आपके दोस्त जो गए हैं, उसमें कश्मीरी को समझना और उसको अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जितने भी जर्नलिस्ट लोग हमारे जाते हैं, लाल चौक जाए, डल लेक पे गए, 4 लोगों को पता है, डल लेक की किश्ती वाले को पता है यार ये जर्नलिस्ट आया, मेरी कश्ती में जाएगा, अंदर तक जाएगा, मेरे 300-400 रुपये लगे, मुझे पूछेगा। अब ये दिल्ली से आया है तो मुझसे दिल्ली वाली वो जवाब भी आपको दिल्ली टाइप का देगा, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में जो जर्नलिस्ट हैं हमारे रिपब्लिक या दूसरी जिस तरह के वो जर्नलिस्ट जो प्रोपगंडा करें, तो प्रोपगंडा वाला जवाब कश्मीरी भी देगा। वो आपको सही जवाब, क्यों उसको आगे का भी सोचना है कि मुझे ये जब मैं शाम को टीवी पे आएगा तो उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, वो चीज़ें ज़रूर गौर करता है। तो सही जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो सिर्फ आज की डेट में अगर कश्मीर की कोई जानता है तो वो वहाँ के जो यूँ कहें एजेंसीज़ के लोग, उन्हें ग्राउंड की सिचुएशन का ज़्यादा पता है बनस्बत पत्रकारों के, क्योंकि पत्रकार जाते हैं 1-2 लोगों से 10 लोगों से मिलते हैं। और वहाँ पे भी आम आदमी, जब मैं जम्मू आऊँगा तो रेजिडेंसी रोड पे मैं अगर खड़ा हो जाऊँगा तो मुझसे, अगर मैं किसी से मीडिया रिलेटेड बात करूँगा, माइक लेके जाऊँगा, तो आम आदमी मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे वही एक सिलेक्टेड ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिक्स, किसी ने कहीं वो उनसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वही लोग बात करेंगे। आम आदमी बात नहीं करेगा। आम आदमी ऑफ द कैमरा अगर बात करता है तो कहीं करता है। ओवरऑल जो कुछ भी आपके दोस्त ने वहाँ देखा है वो शायद मेरा आइडिया, जो कुछ भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, खुल के कश्मीरी सही दिल की बात जो है आम मीडिया वाले को आजकल नहीं बताता है। चलो हाँ सनम साहब, आशा है कि आने वाले दिनों में जो एक नया कश्मीर की बात चल रही है, वो नया कश्मीर दिलों, दिमाग में और सोच में एक नए तरीके से ही हो। और 370 का जो खात्मा हुआ है, अगर वो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है तो ग्राउंड पे जम्मू और कश्मीर को जितना हो सके डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है, मरकज़ को उस हिसाब से देखना है कि अगर डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो डेवलपमेंट ग्राउंड पे होनी भी चाहिए। भाई अब डेवलपमेंट की बात ये है कि अब 7 महीने हो गए, तो 7 महीने में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब
या उनका जो दूसरी ब्यूरोक्रेसी है उतना कुछ नहीं डिलीवर कर सके हैं। 370 का जब हटाया गया तो एक बड़ा झटका लगा। उस झटके को संभालने के लिए उन्हें वापस कुछ डिलीवर करना था, वापस कुछ देना था। जम्मू में भी 370 के हित में बहुत से लोग हैं, कश्मीर में भी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो 370 के हित में थी, आज भी है, लेकिन वो जो था कि हमें कुछ बदल में उसके बदले में मिलेगा, अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है तो फिर कश्मीरी सोचेगा कि यार 370 तो ले गए, मुझे बदले में क्या मिला। बदले में अभी तक वापस नहीं मिला और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इस सारे पे नज़र रखेगी और कुछ ना कुछ 370 अब तो ले गए हैं, अब वो वापस ना कांग्रेस ला सकती है ना कोई और, क्योंकि उसको पूरे देश में एक तूफान बना के खड़ा किया। अगर 370 कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है 370 टोटली कांग्रेस ने उसमें सिर्फ 2 चीज़ें रखी थी, फ्लैग और आरपीसी। एक फ्लैग 2 थे जम्मू कश्मीर को और आरपीसी था, और कुछ नहीं था 370 में बचा हुआ। लेकिन अब वो ले गए। अब वो कांग्रेस हो, यहाँ कोई भी सरकार नेशनल लेवल पे आती है, फुल मेजॉरिटी के साथ वापस नहीं ला सकते, क्योंकि पूरे देश में 370 सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था, जिस तरह कश्मीर में जुड़ा, वापस नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ कश्मीरी को देना था, अभी तक वो नहीं दे पाए हैं, न दिल्ली दे पाई है, क्योंकि बजट ने पिछले दिनों दिल्ली को बहुत ज़्यादा निराश किया है। जो पिछले दिनों का बजट है उसने निराश किया दिल्ली को। आशा है सनम जी, और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. सनम एजाज जी, कश्मीर की पूरी ग्राउंड रियलिटी पे हमने आज बात की, और काफ़ी हमारे फेमस पत्रकार भी हैं और लोग पसंद भी करते हैं, जिस तरह से मुझे भी लोग पसंद करते हैं, सनम जी को भी पसंद करते हैं। कोशिश की कि आज एक ही फ्रेम में हम दोनों जम्मू और कश्मीर की बात करें। कुछ मेरे सवाल थे, इनका कश्मीर को लेकर क्या नज़रिया था, इन्होंने अपना रखा। आप लोग भी अपना जो भी आपके कमेंट हैं अच्छे शब्दों में इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुरे शब्दों में या अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो लोग इग्नोर करेंगे, जिस तरह से मैं करता हूँ और सनम जी भी करेंगे ही। तो अच्छे शब्दों में कीजिए, और अच्छे शब्दों में अगर आप कोई बात रखेंगे तो वो सब लोग सुनते भी हैं और उसके ऊपर गौर भी फरमाते हैं। तब तक के लिए देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ। सनम जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।